हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10, जिसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आज की क्लास में करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है फिक्स शॉप रिटेलर्स, यानी ऐसी दुकानें जो रिटेल का काम कर रही हैं, यानी डायरेक्टली कस्टमर को बेच रही है, पर इनकी जो बच्चों शॉप्स है ना वो फिक्स्ड है, यानी एक ही जगह पर इनकी शॉप रहती है, मूवमेंट इनकी शॉप में नहीं देखी जाती। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर रिटेलर्स who operate from a permanent business location. They are the most common type of retailer in the marketplaces. तो यानी ये एक सिंगल लोकेशन से, परमानेंट लोकेशन से काम करते हैं, और ज्यादातर हमें बच्चों इसी तरीके के रिटेलर अपने आसपास देखने को मिलते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स, यानी फिक्स शॉप रिटेलर्स कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों इनके साइज के बेसिस पे ना इसको अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, फिक्स शॉप रिटेलर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन, यानी कितने बड़े स्केल पे वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक तो है स्मॉल शॉपकीपर्स जिनका छोटे साइज पे काम कर रहे हैं, दूसरे हैं लार्ज रिटेलर्स, ये क्या करते हैं काफी बड़े ग्रैंड लेवल पे काम करते हैं रिटेलिंग का। इसके डेफिनेशन बढ़ते हैं। दीज आर स्मॉल स्केल रिटेलर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफन लोकेटेड इन लोकल मार्केट और रेजिडेंशियल एरियाज, यानी हमारे घरों के आसपास जो सी रिटेल की दुकानें मिलती है ना बच्चों, ये वो वाली दुकानों की बात कर रहा है। आगे बोल रहे हैं लार्ज रिटेलर, इसमें बोल रहे हैं लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स ऑपरेट फ्रॉम परमानेंट प्रीमाइसेस एंड आर टिपिकली सेटअप एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यानी ये इतनी बड़ी होती हैं कि इनका फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना बच्चों, वो कंपनी की फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपको ना स्मॉल शॉपकीपर्स का आइडिया देता हूं कि कैसे दिखते हैं। वैसे आप जानते हो आपके घर के आसपास जो सी दुकानें होती है ना किराने की, वो हमारा स्मॉल शॉपकीपर्स है। वहीं पे अगर अपन देखें लार्ज रिटेलर, आपको पता है जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हो कितनी बड़ी बड़ी रिटेल की शॉप्स होती हैं, एक तरीके से पूरे के पूरे स्टोर होते हैं, उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स। अब इसीलिए क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की बात करूं ना, जैसे कि पैंटालून्स है, ये कपड़े डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। बिग बाजार परचून का सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है। तो बच्चों ये सारे हैं तो रिटेलर, पर ये इतने बड़े हैं कि इन सब की ना कंपनियां बनी हुई हैं अलग अलग नाम से। बात समझ में आई? इसीलिए हमने यहां पे बोला कि जॉइंट स्टॉक जो कंपनीज की फॉर्म में लार्ज स्केल रिटेलर्स जनरली पाए जाते हैं, इनका स्केल बहुत बड़ा होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि फिक्स शॉप के स्मॉल रिटेलर्स कितने तरीके के होते हैं, यानी ये जो हमने कैटेगरी की थी इसके कितने तरीके के फर्दर पार्ट्स हैं। तो बच्चों इसमें 4 फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बच्चों क्या होते हैं, परचून की दुकानें होती हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज में हमारे घरों के आसपास पाई जाती है, उसको हम जनरल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टोर इस तरीके का होता है, हम इसको रीड कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं जनरल स्टोर्स आर कॉमनली फाउंड इन लोकल मार्केट एंड रेजिडेंशियल एरियाज, जैसे कि आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर जो दुकानें हैं वो सब। दे सर्व एज सोर्स फॉर वाइड वैरायटी ऑफ डे टू डे प्रोडक्ट्स सच एज ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ये सारी चीजें। दे यूजुअली रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग आवर्स एंड इन मेनी केसेस एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर कस्टमर्स। तो यानी ये काफी लंबे टाइम तक खुली रहती हैं, जनरली 8 घंटे तक की बंद रहती हैं, 16 आवर्स ये खुली रहती हैं, और जो इनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं इनको ये उधार पर माल भी दे देते हैं। आगे आता है बच्चों स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर्स में आपको दिखा देता हूं। देखो जी, स्पेशलिटी स्टोर्स क्या करते हैं, एक ही चीज ज्यादा बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आपने जो किताबें खरीदी है, जो आपने बुक्स खरीदी है, वो बुक्स ही बुक्स बेच रहा है सिर्फ, तो वो बुक्स का स्पेशलिटी स्टोर हो गया। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, यहां पे सिर्फ बैग्स बेचे जा रहे हैं, तो ये बैग्स का स्पेशलिटी स्टोर हो गया। तो यानी जनरल स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर में ये फर्क है, जनरल स्टोर सब कुछ बेच देता है, स्पेशलिटी स्टोर सिर्फ कुछ 1 या 2 चीजों के अंदर एक्सपर्ट होता है, उसको ही बेचता है वो। तो स्पेशलिटी शॉप्स फोकस ऑन सेलिंग गुड्स फ्रॉम स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी 1-2 कैटेगरी उठाता है ये, सच एज मेन एंड विमेन वियर, टॉयज, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल यूनिफॉर्म, ये सारे बेचने का ये काम करता है। दीज शॉप्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर स्पेशली इन अर्बन एरियाज वेयर कस्टमर्स प्रेफर वैरायटी एंड क्वालिटी विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो यानी जिस टाइम मान लो मेरे को कपड़े खरीदने जाना है और मेरे को ना काफी सारी वैरायटी और क्वालिटी चाहिए कपड़े के अंदर, तो मैं एक ऐसी दुकान पे जाऊंगा बच्चों जहां पर कपड़े की काफी सारी वैरायटी है। तो यानी मैं किसी जनरल शॉप पे जाने को प्रेफर नहीं करूंगा। इसीलिए ये कह रहा है कि इसके अंदर शहरों के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आगे बच्चों स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आपने देखे होंगे, ऐसे अपनी दुकान लगा के खड़े होते हैं, और ये जैसे कि एक टेबल लगा ली अपनी दुकान के पास, बिल्कुल छोटी सी दुकान होती है इनकी। जैसे आपने देखा होगा पान की दुकान, ये पान की दुकान वाले क्या होते हैं, छोटा सा फट्टा लगा लिया, अपनी छोटी सी इनके पास होती तो है दुकान पीछे, पर उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। इसको अपन पढ़ते हैं। These small vendors are usually found at busy street corners and crossings with heavy pedestrian traffic। तो यानी एक ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं।
मैंने अभी तक देखा है बच्चे ना जनरल स्टोर और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स के अंदर ना कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होने का, जनरल स्टोर होते हैं हमारे घरों के आसपास और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं जैसे कि मान लो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास में किसी ने दुकान खोल रखी है। इस तरीके से इनकी लोकेशन का फर्क है सबसे मेजर। आगे बोल रहा है दे सेल लो कॉस्ट आइटम सच एज हॉइजरी, टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें बेचते हैं। यानी चीजें वही बेचते हैं कहीं ना कहीं जो जनरल स्टोर बेचता है, ठीक है, बस उनकी लोकेशन का सबसे मेजर फर्क है। आगे बोल रहा है ऑपरेटिंग विद इन लिमिटेड स्पेस, इनके पास जगह बहुत कम होती है और ऑफन फ्रॉम अ स्मॉल या फिर स्टोर या फिर ये टेबल लगा के अपना काम करते हैं और ये कन्वीनियंस देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बस में चढ़ना और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है आपको मेरे से मिलने की, ठीक है, तो अब आपको बस में चढ़ना, यू आर अंडर प्रेशर, अब आपको मान लो कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, पानी खरीदना है। ऐसे केस में क्या है, फटाफट सामने दुकान होगी, छोटी सी दुकान होगी, आप उसे कोल्ड ड्रिंक पानी खरीद के लाओगे और बस में चढ़ जाओगे। तो ये आपको ना सहूलियत बहुत ज्यादा देते हैं, इनकी लोकेशन ही ऐसी होती है। आगे बच्चों ये बोल रहा है सेकंड हैंड गुड शॉप। सेकंड हैंड गुड शॉप आपने देखी होंगी, इस तरीके की होती है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको सिर्फ ये किताबें ही बेच रहे हैं और सेकंड हैंड गुड शॉप के अंदर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कई कपड़े भी बेचते हैं सेकंड हैंड गुड शॉप के अंदर। तो इस तरीके से सेकंड हैंड गुड शॉप्स होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड हैंड शॉप्स डील इन यूज्ड आइटम्स सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग देम पॉपुलर अमंग बायर्स विद मॉडेस्ट मींस। यानी ऐसे लोग जिनके पास नया खरीदने का पैसे नहीं है उनके अंदर ये काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। While many of these shops cater to budget conscious customers, some specialize in antique and rare items that can fetch high prices due to their uniqueness। तो यानी ये बोल रहा है कि जनरली सेकंड हैंड गुड शॉप जो होती है ना बच्चों, वो ना मतलब सेकंड हैंड चीज, छोटी मोटी चीजें बेचने का काम करते हैं, पर कई बार सेकंड हैंड गुड शॉप क्या करती है, एंटीक चीजें बेचती है। जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता था पॉन स्टार्स करके। पॉन स्टार्स क्या करता था, जितने भी एंटीक चीजें उनको सेकंड हैंड गुड शॉप के अंदर अपने खरीदता था और उसको काफी हाई रेट पे, काफी हाई प्रीमियम पे बेचता था। तो ये यही बोल रहा है कि कई बार ये हाई और एंटीक चीजें भी बेचते हैं जिसका प्राइस बहुत ज्यादा मिल जाता है इनको। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे फिक्स शॉप के स्मॉल रिटेलर्स जिन्होंने काफी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फिक्स शॉप के लार्ज रिटेलर्स, यानी ये रिटेलिंग का काम करेंगे, यानी डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे, पर इनका साइज इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैटेगरीज है 5। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर, दूसरा है चेन स्टोर्स या फिर मल्टीपल शॉप्स, तीसरा है मेल ऑर्डर हाउसेस, चौथा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर और पांचवा है सुपरमार्केट। यहां पे तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है कि सर क्या ये कंपलसरी है कि हर बार इन 5 कैटेगरीज में कोई ना कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाए? तो नहीं बच्चों, कंपलसरी नहीं है, पर जनरली देखा गया है 70% केसेस में इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये कंपनी फॉर्म में होते हैं। 30% केसेस आपको पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप भी मिल सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो बच्चों अपन सबसे पहले कैटेगरी पे हाथ मारते हैं जो कि है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर आपने ना ऐसा देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ी सी ना फोटो मैं ले नहीं पाया पर आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसा है। आपके घर के आसपास ना जो बड़ी परचून की दुकानें हैं ना, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं कि हाँ भी यहाँ पे स्नैक्स की कैटेगरीज है, कई के बार वो आपको टॉयलेटरीज भी बेच रहे होते हैं, कई के बार आपको छोटे मोटा फर्नीचर बेच रहे होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रिमोट मिल जाता है, कई के बार सेल मिल जाता है। तो वो वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी दुकान में जाके फोटो क्लिक करके लाता तो कितना अजीब होता, पर मेरे को गूगल पे एक्जैक्टली मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो इस तरीके की जो कैटेगरीज होती है ना बच्चों, उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के पास जो बड़ी परचून की दुकान है, उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया, उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर वर्ड लगा दिया जब से उन्होंने अपने सेक्शन बनाए अपनी दुकान के अंदर, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में यही बोला जा रहा है। और डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज रिटेल एस्टेब्लिशमेंट दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर रखे गए होते हैं। फॉर एग्जांपल हर डिपार्टमेंट एक स्पेशल चीज को बेच रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई क्लोथिंग बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, कोई ग्रोसरीज बेच रहा है, जिससे कस्टमर को ना काफी अलग अलग चीजें काफी कन्वीनियंट लोकेशन पे मिल जाती है। कन्वीनियंट लोकेशन पे मिल जाती है का मतलब ये जनरली हमारे घरों के आसपास होते हैं ना ये, तो वो आपको मिल जाती है। इस वाली बात से एग्जैक्टली ना बड़े शहर के बच्चे और थोड़ा सा एक जो एवरेज शहर के बच्चे हैं वो ढंग से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात से। डिपार्टमेंटल स्टोर हो चुके हैं, आपकी किराने की जो दुकानें होती थी ना, आजकल उनका नाम चेंज हो चुका है। आगे इसके फायदे क्या होते हैं बच्चों? दे अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये काफी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी लोकेशन बहुत बढ़िया होती है। कन्वीनियंस इन बाइंग, बहुत सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। अट्रैक्टिव सर्विसेज जैसे होम डिलीवरी दे देते हैं, टेलीफोन पर ऑर्डर नोट करा सकते हो, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे होते हैं। हमारे यहाँ पे पास में दुकान है हनुमान किराना स्टोर, उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। आप सुबह उनको ऑर्डर दे दो, शाम को उनका एक छोटा हाथी करके जो टाटा वाला आता है वो पूरे शहर के अंदर घूमता है और वो डिलीवरी मारता है। आगे बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस का मतलब ये कि बल्क के अंदर चीजें खरीदते हैं, जिसके कारण इनका पर यूनिट परचेज कॉस्ट कम आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्ले जी का पैकेट
₹4 में पड़ रहा है खरीद पे, बिकता ₹5 का है, ₹4 में खरीदने पे बिक रहा है, मिल रहा है इनको, दे आर परचेजिंग एट ₹4। उसके बाद क्या होएगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर देते हैं कि इनको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल इनको ₹3.5 ₹3.5 के अंदर एक पैकेट मिल गया, तो ये इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस मिलता है। तो यानी इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अभी भी इसमें डाउट है ना, तो मेरे को कमेंट में कर दो, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। आगे बोल रहा है प्रमोशन ऑफ सेल्स। प्रमोशन ऑफ सेल्स का मतलब एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज में स्टॉल स्टूल भी लगाते हैं कई बार मेले के अंदर, तो इनको काफी प्रमोशन मिल जाता है। लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। यानी अगर छोटी परचून की दुकान में जाओ, आप डायरेक्टली सेलर से, दुकान वाले भैया से बात करते हो, इसके अंदर ऐसा नहीं है। आगे बोल रहा है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा खर्चा आता है। फॉर एग्जाम्पल एसीज चल रहे होते हैं, वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है। आगे बोल रहा है हाई रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि इनके पास स्टॉक इतना ज्यादा होता है, और साथ में कई बार मान लो कपड़े बल्क के अंदर खरीद लिए और फैशन चेंज हो गया, लोगों को उसमें टेस्ट ही नहीं है जो कपड़ा इन्होंने खरीद कर रखा हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आगे कह रहा है इनकन्वीनियंट लोकेशन। इनकन्वीनियंट लोकेशन का मतलब अगर आपको बिल्कुल ही अर्जेंटली कोई सी चीज चाहिए ना, तो आप अर्जेंटली नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते, एक डायग्राम से समझा रहा हूं, वो समझना। बच्चों मान लो ये आपका ना घर है, ठीक है, आसपास आपका छोटी छोटी किराना की शॉप्स है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होगा, थोड़ा सा तो आपके घर से दूर होगा, एक सेंट्रल लोकेशन में यहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। अब आप सोचो कि आपको अर्जेंट में कोई सी चीज चाहिए, तो आप किराना शॉप पे तो जा सकते हो हाथों हाथ, पर डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना कन्वीनियंट तो है, पर इतना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर की। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है चेन स्टोर या फिर मल्टीपल स्टोर। मल्टीपल स्टोर क्या करते हैं बच्चों, इन्होंने ना एक जैसी दिखने वाली, जैसे मतलब एक जैसी दिखने वाली काफी सारी चेन मल्टीपल शॉप्स खुली होती हैं अलग अलग लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं बाटा की। बाटा के शोरूम आप जाना, अंदर से आपको ऑलमोस्ट ब्राउन कलर के दिखेंगे सारे। उसके बाद में आप चेन स्टोर्स के अंदर एग्जांपल देखो, आपको इससे कनेक्शन ज्यादा होगा। डोमिनोज का ले लो, आप कहीं भी किसी भी शहर के अंदर डोमिनोज के स्टोर के अंदर चले जाओ, आप वाइब सेम आती है, वही पिज्जा की फोटो, वही उनका काउंटर, वही कलर स्कीम। तो कहने का मतलब ये चेन स्टोर्स होते हैं, जनरली ये ना कंपनी की फॉर्म में ही होते हैं। आगे हम देखते हैं चेन स्टोर्स की डेफिनेशन। चेन स्टोर्स ऑल्सो नोन एज मल्टीपल शॉप्स, इनका दूसरा नाम है, आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर हमारे कंट्री के अंदर 1000 आउटलेट है ना, ये सारे के सारे आउटलेट एक सिंगल कंपनी के ओनरशिप के अंदर होते हैं। दे मेंटेन अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस अक्रॉस लोकेशंस एंड प्राइमरीली सेल स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड कस्टमर गुड्स एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी जनरली एक जैसी चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाटा के शोरूम पे जाओ, सेम आर्टिकल आपको मिल जाएगा शूज का गंगानगर में, आई मीन गंगानगर राइट नाउ, सो आपको सेम आर्टिकल दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। निरूलाज, रेमंड्स और डोमिनोज, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है चेन स्टोर्स के। इनके एडवांटेजेस क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं तो इनको चीजें सस्ती पड़ती है। आगे बोल रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन को ये भाव ही नहीं देते, सीधा फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाते हैं माल। नो बैड डेट्स, क्योंकि इनकी ज्यादातर बच्चों जो सेल होती है ना, उधारी का कोई सीन नहीं है, हाथों हाथ कैश में पेमेंट दोगे तो पिज्जा मिलेगा, वरना घर बैठो। आगे बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स फ्रॉम वन स्टोर कैन बी मूव टू अदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सा शूज गंगानगर के अंदर नहीं बिक रहा, तो क्या करेंगे, एक ऐसी लोकेशन पे भेज देंगे ये उस जूते को जहां पर उसकी सेल उनको पता है कि हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक आर्टिकल है जूते का जो गंगानगर में नहीं बिक रहा और उनको पता है वो दिल्ली के अंदर आराम से बिक जाएगा, तो गंगानगर से उस जूते को उठा के दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे। आगे बोला डिफर्जन ऑफ रिस्क, क्योंकि डिफर्जन ऑफ रिस्क का मतलब ये इनका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो रिस्क ना डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है वो समझना। मान लो बच्चों हमारे यहाँ पर बाटा का शोरूम नहीं चल रहा, पर दिल्ली के अंदर इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट कर लिया कि ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगी। इसीलिए क्या होता है, इनका रिस्क ना एक सिंगल स्टोर पर लिमिटेड नहीं है, इतने सारे स्टोर होते हैं कि कोई तो स्टोर चलेगा ना यार, वहां से इतना प्रॉफिट हो जाता है कि बाकी स्टोर में होने वाले लॉसेस कवर हो जाता है। आगे बोल रहे हैं लो कॉस्ट ऑपरेशंस। इनकी क्या है, सेंट्रलाइज एडवर्टाइजिंग और बल्क बाइंग होती है, जिसके कारण ना इनकी ऑपरेशंस की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। इसको ऐसे समझो, डोमिनोज बच्चों एक अपने एडवर्टीजमेंट निकालेगा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, एक एडवर्टीजमेंट, और उस एक एडवर्टीजमेंट से डोमिनोज के जितने भी हजारों आउटलेट्स होंगे ना, उन सारे आउटलेट्स की सेल बढ़ जाएगी। तो यानी आपने एडवर्टीजमेंट एक लगाया पर उससे फायदा आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि कोई से भी शॉप है जिसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको आप बंद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले लिमिटेशन है कि लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती। डोमिनोज के जो फ्लेवर और पिज्जा ऑलरेडी सेट है, आप नया पिज्जा नहीं ऑर्डर कर सकते। आगे कह रहे हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ब्रांच स्टाफ मस्ट फॉलो हेड पॉलिसीज रिड्यूसिंग इनोवेशन। तो यानी डोमिनोज के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो खुद का
का दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। उनको पता है कि हमें पिज्जा तो वही बनाना है जो हेड ऑफिस बोलेगा, तो ये अपना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। आगे बोल रहे लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच का मतलब ये कि मशीन इतनी ज्यादा लगाई होती है कि आपका बंदे से इंटरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर भी आजकल ना सेल्फ ऐसे आउटलेट्स आ चुके हैं जिसके अंदर ना आप अपना सिर्फ जो चीजें आप खरीद रहे हो उसका बारकोड स्कैन करो, आप अपना कार्ड स्वाइप करो और हाथों हाथ आप बाहर चले जाओ, किसी बंदे से कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपने रील्स में भी देखा होगा, अमेजन का भी एक वेयर हाउस है जो ये काम कर रहा है, पर वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में है ना। आगे बोल रहे हैं डिफिकल्टी अडेप्टिंग टू चेंजिंग डिमांड। तो यानी क्योंकि इनके पास सेंट्रलाइज स्टॉक होता है जिसके अंदर इनको लॉस हो सकता है अगर कस्टमर अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर दे। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको एक ब्रांड पता होगा कपड़ों का, शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप ने क्या किया बच्चों, खूब बल्क के अंदर एक टी शर्ट बना ली। ठीक है, ये मैं टी शर्ट बना रहा हूं, सर आपकी ड्राइंग तो बहुत घटिया है तो बच्चों अगर मान लो कोई से इन्होंने बल्क के अंदर टी शर्ट मंगवा ली, अब ये टी शर्ट की डिमांड ही नहीं है कस्टमर में, एकदम से मान लो चेंज हो गई, ऐसे केस में ये पूरा का पूरा स्टॉक, इतना भयंकर स्टॉक का लॉस होने के चांसेस होते हैं कि पूछो मत। ठीक है, तो इनका लॉस भी बहुत तगड़ा होता है। आगे बच्चों ये बोल रहे हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर होता है, कस्टमर के पास एक पैम्पलेट होता है, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे मेरे पास है, ये है जी हमारा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर है, कस्टमर के पास ना एक कैटलॉग और एक पैम्पलेट होता है जिसमें से वो चीज़ों को ना चूज करता है और चूज करने के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, और जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं वो वेयर हाउस से ऑर्डर पिक करके हमें डिलीवर कर देते हैं। इसको बोला जाता है मेल ऑर्डर हाउसेस। बच्चों इससे आप ना रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, आप बोलोगे सर कौन कैटलॉग दे के ऑर्डर करता है, आप देखते हो, आप खुद भी देखते हो, बस डिफरेंस क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग देखते हो। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं अमेजन की, अमेजन पे तो कैटलॉग ही है, आप चीज देख रहे हो, चीज देखी, आपने ऑर्डर किया, वेयर हाउस से डिलीवरी बॉय ने प्रोडक्ट उठाया और आपको डिलीवर कर दिया। तो बस इतना ही तो फर्क है कि ये मैंने हार्ड कॉपी में बना रखा है और आप जो आज के टाइम में 2025 में कर रहे हो आपके पास डिजिटल है, बस ये तो फर्क है। तो सर आप ये बताओ कि अमेजन और फ्लिपकार्ट भी मेल ऑर्डर हाउसेस की कैटेगरी में आता है? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों अपन इसको रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है मेल ऑर्डर हाउसेस आर रिटेल बिजनेसेस दैट सेल गुड्स थ्रू मेल। मेल के थ्रू गुड्स आते हैं विदाउट एनी डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट, कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप कैटलॉग से ऑर्डर करते हो, बिटवीन बायर्स एंड सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऑर्डर्स आर रिसीव्ड वाया एडवर्टीजमेंट होता है, कैटलॉग्स होते हैं, प्राइस लिस्ट होता है, सर्कुलर होते हैं, सैंपल्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं ऑर्डर लेने के। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यानी आपको कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि जगह जगह दुकान खोलने की जरूरत नहीं है ना। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, यानी मिडलमैन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर को अपन माल बेच रहे हैं। नो बैड डेट्स, बैड डेट्स होने का चांस नहीं है क्योंकि जो डिलीवरी वाला बंदा है वो आपको प्रोडक्ट तभी देगा जब आप उसको बदले में कैश दोगे, कैश ऑन डिलीवरी। आगे बोल रहे हैं वाइड रीच, आप बच्चों पूरे इंडिया के अंदर अपना माल डिलीवर कर सकते हो, तो यानी आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है ग्रोथ का। कन्वीनियंस, बहुत आसान है, कस्टमर क्या करता है, आप घर पे अपने बेडरूम से बैठे बैठे चीज ऑर्डर करते हो, 2-3 दिन में आपके घर पे आ जाता है, कितना आसान बन चुका है, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस। आगे बोल रहे हैं लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी अगर आपके पास बच्चों कोई सा गलत आर्टिकल आ गया तो आप घंटियां ही मारते रह जाओगे जनरली। ठीक है, अमेजन और फ्लिपकार्ट को छोड़ दो, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट से ऑर्डर करके तो देखो, और अगर आपके पास गलत आर्टिकल आ जाए या फिर डिले हो जाए तो आप तो घंटे और ईमेल ही करते रह जाओगे। आगे कह रहा है हाई प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम जैसे लोगों को पता ही नहीं कि हम कहां से ऑर्डर करें, तो इसके लिए क्या होता है, प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ताकि हम हर कस्टमर तक पहुंच पाए। आगे कह रहे हैं नो आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस तो अपन को पता है कि मिलती नहीं है। नो क्रेडिट फैसिलिटीज, आप उधार पर माल नहीं बेच सकते। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिले डिलीवरी, डिलीवरी दिखा रहे 4 दिन की और वो आ रही है 10 दिन के अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। आगे कह रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज का मतलब फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस, यानी अगर मान लो मेरे को आपके पास कोई सा माल पहुंचाना है तो किसी ना किसी पोस्टल सर्विस की तो मेरे को मदद लेनी पड़ेगी, तो ये मैं कहीं ना कहीं, मान लो मैंने माल टाइम से भेज दिया पर जो पोस्टल सर्विस वाली कंपनी है उसने आप तक टाइम से नहीं पहुंचाया, और आपके मन में क्या लगेगा आपको कि मेरी गलती है, बात समझे, तो कहीं ना कहीं आपको पोस्टल सर्विस पे डिपेंड होना पड़ता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। पर हाँ ये बात है अमेजन और फ्लिपकार्ट ने इस चीज को सॉल्व कर लिया, उनकी कहीं ना कहीं खुद का लॉजिस्टिक्स सुनने में आया मेरे को, उन्होंने बना लिया ना। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज टेल मी, आई एम ओपन टू लर्निंग। पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सॉल्व किया, पर छोटे मोटे जो ऐसे हैं जो मेल ऑर्डर हाउसेस हैं उनके पास तो ये सर्विस नहीं है ना, उनको तो किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। आगे बच्चों हम करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, ये मतलब है तो रिटेल शॉप्स ही, पर इनका ओनरशिप का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या देखा था, अलग अलग मेंबर साथ आ जाते हैं और मेंबर क्या करते हैं, पैसा एक साथ डाल के एक खुद की शॉप खोल लेते हैं कई बार। इस शॉप में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये डायरेक्टली ना प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं।
ठीक है जी। और इसके अंदर मिडलमैन को एलिमिनेट कर देता है। तो कहने का मतलब इसको अपन हिंदी में बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो अपने पेरेंट्स से, सहकारी समिति की ये दुकानें होती हैं, ठीक है। हमारे भी यहाँ पे 2-3 हैं। तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि मेंबर्स होते हैं, मेंबर पैसा डालते हैं और इनकी खुद की शॉप होती है, एक तरीके से शेयर्ड शॉप होती है, जिसमें डायरेक्टली प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं और अपने मेंबर्स को या कई बार तो आउटसाइडर्स को भी बेच देते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये बोल रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट इसके कंज्यूमर ही इसके ओनरशिप होता है और वही मैनेज करता है। इट इज फॉर्म टू रिड्यूस द रोल ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन को आउट कर देते हैं, जिससे क्या होता है गुड्स और सर्विसेज काफी सस्ते रेट पे और अच्छी क्वालिटी में इनको मिल पाता है। ये स्टोर जो है ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क के अंदर परचेज करते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटीज में मेंबर को बेचते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है बच्चों, इसको बनाना आसान है क्योंकि कम से 10 लोग इकट्ठे आएंगे ना, आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। आगे कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी ना लिमिटेड होती है, यानी अनलिमिटेड नहीं होती। कंसेप्ट में करा चुका हूं ऑलरेडी चैप्टर 2 में, ठीक है। आगे बोले डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो यानी शेयर्ड मैनेजमेंट होता है, सारे लोग एक साथ मिलकर मैनेज करते हैं इसको। लोअर प्राइसेस, ऑब्वियसली जब मिडलमैन ही खत्म कर दिया आपने तो प्राइसेस तो सस्ते होंगे ही। कैश सेल, जितनी भी सेल होती है वो सारी कैश के अंदर होती है और इनकी लोकेशन अच्छी खासी होती है। जैसे हमारा जो सबसे मेन मार्केट है ना, गोल मार्केट, उसके अंदर एक ऐसी दुकान है, जबकि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है वो, ठीक है। आगे इसको बोलते हैं लिमिटेशंस, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी मैनेजर वगैरह होते हैं ना वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा पैसा तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो ज्यादा इनिशिएट करते नहीं है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इनके पास पैसे की कमी रहती है क्योंकि अगर मान लो 10 बंदों ने एक शॉप खोल दी, कितना पैसा लगा देंगे वो, ठीक है। आगे बोल रहे हैं लैक ऑफ पैट्रोनेज, इसके अंदर ये बोल रहे हैं मेंबर्स मे नॉट कंसिस्टेंटली सपोर्ट द स्टोर अफेक्टिंग इट्स सक्सेस। यानी कई बार क्या होता है, मेंबर हूं मैं मान लो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का और मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, कोऑपरेटिव सोसाइटी से बढ़िया माल मेरे को तो जियो मार्ट में मिल रहा है, तो यानी मैं खुद ही अपने स्टोर को सपोर्ट नहीं कर रहा। आगे बोल रहे हैं लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग, तो यानी जो भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलते हैं तो आपको पता है वो एक्सपर्ट बिजनेसमैन तो होते नहीं है, तो अगर उनको एक्सपर्ट बिजनेसमैन नहीं होते तो उनको बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है बस, सुपरमार्केट की बात कर लेते हैं। सुपरमार्केट बच्चों अल्टीमेट ग्रैंड लेवल पे काम करता है रिटेलिंग का। फॉर एग्जांपल अपन सुपरमार्केट की बात करें, जियो मार्ट इज अ सुपरमार्केट, तो यानी डिपार्टमेंटल स्टोर आप समझे, आपके घर के पास की बड़ी वाली किराना स्टोर इज डिपार्टमेंटल स्टोर, पर सुपरमार्केट अल्टीमेट बड़े लेवल पे काम कर रहा है। जैसे जियो मार्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे, आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, आपको टॉयलेटरीज मिल जाएंगे, अल्टीमेट ग्रैंड लेवल पे काम करते हैं, बेडशीट्स मिल जाएंगी, फर्नीचर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सुपरमार्केट की बात करता है। सुपरमार्केट इज अ लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस दैट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, काफी वाइड वैरायटी गुड्स देता है जिसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, सब कुछ मिक्स है। दीज स्टोर्स ऑपरेट ऑन की प्रिंसिपल्स सच एज लो प्राइसेस एंड वाइड असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स, सेल्फ सर्विसेज एंड स्ट्रॉन्ग मर्चेंडाइजिंग अपील। इसके अंदर किसने ये बोला कि इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं जिसके कारण ना इनके प्राइसेस कम होते हैं, और क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। इसके अंदर काफी सिस्टमैटिक तरीके से गुड्स रखे जाते हैं और ये भी सेल्फ सर्विस मॉडल पे ही काम करता है, यानी आपको खुद को स्टोर में जाना है, आपको खुद को परचेज करना है। जनरली आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा नहीं, हाँ पर आप किसी से हेल्प पूछोगे, मांगोगे, तो वहां के स्टोर के कुछ एक बंदे होते हैं, 4-5 बंदे घूम रहे होते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हो। आगे बोल रहा है एडवांटेजेस क्या है, सारी चीजें एक छत के नीचे मिलती हैं, सो वन रूफ एंड लो कॉस्ट। अगली चीज बोल रहा है सेंट्रल लोकेशन, इनकी लोकेशन अच्छी होती है, कन्वीनियंट होती है, वाइड सिलेक्शन, काफी अच्छी चीजें, आपको वाइड वैरायटी ऑफ चीजें मिल जाती हैं। नो बैड डेट्स, बैड डेट्स तो होंगी नहीं क्योंकि जो भी माल ये बेचते हैं वो कैश में बेचते हैं। आगे बोला इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इतना बड़ा लेवल होता है कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, 3.5 रुपए का जो अपन को बिस्किट का पैकेट मिला था बच्चों, वो 3-3 रुपए में भी मिल जाता है इनको, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहली चीज उधार पे माल नहीं बेचते कस्टमर को। दूसरी चीज कोई पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती, आपको खुद को जाके खुद का माल खरीदना पड़ेगा। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं, वो बिस्किट को यूं चूरा बना देते हैं, या फिर कोई सा फेस वॉश वगैरह है उसको खोल देंगे और उसमें से फेस वॉश निकाल देंगे, तो आपको क्या है, आपको मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। आगे बोल रहा है हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, इतने बड़े स्टोर को चलाने के अंदर खर्चा बहुत आता है, बिजली का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, क्लीनिंग का खर्चा। आगे बोल रहा है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको इतना बड़ा स्टोर खोलना है और इतने सारी जगहों पे खोलना है तो उसके लिए आपको बहुत भयंकर तरीके से पैसा चाहिए होता है, ठीक है जी। अब वेंडिंग मशीन की बात करते हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स बची है बस। वेंडिंग मशीन आपको पता है बच्चों, ऑटोमेटिक तरीके से कॉइन डालो और आपको चीज मिल जाती है, ये काफी इनोवेटिव है, आपने जापान के अंदर देखा होगा, ओ माय गॉड कितनी बढ़िया बढ़िया वेंडिंग मशीन होती हैं। तो ये वेंडिंग मशीन होती हैं, जापान में कॉइन डालो चीज बाहर आ जाती है। एयरपोर्ट्स पे देखा होगा आपने इंडिया के अंदर। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसके अंदर इसको शुरू करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वेंडिंग मशीन मैंने सुना 20-20 लाख तक भी आती है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी, और बायर ना चीज खरीदने से पहले उसको टच करके फील नहीं कर सकते क्योंकि शीशा सा लगा होता है, इसके अंदर कोई रिटर्न या एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं होता, और प्रोडक्ट्स नीड टू बी स्पेशली पैक्ड। वेंडिंग मशीन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रॉब्लम कहां पे आती है वेंडिंग मशीन में, कि जो छेद है जिससे चीज बाहर आएगी ना,
तो छेद तो फिक्स है। अब आपको क्या है, छेद को बड़ा छोटा नहीं कर सकते आप, पर इसके अंदर क्या है, आपको जो चिप्स का पैकेट है उसका साइज चेंज करना पड़ता है, आपको जो बॉटल है, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल है उसका साइज चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मशीन जनरली स्टैंडर्डाइज गुड्स बेचती है, ठीक है। इसीलिए आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, अगर कोई सी मशीन पानी बेच रही है ना तो वो सिर्फ पानी ही बेच रही है, अगर कोई सी मशीन स्नैक्स चिप्स बेच रहा है ना तो स्नैक्स और चिप्स ही बेच रहा है। तो इसकी ये बात आगे बोल रहे हैं, मशीन्स मस्ट बी हाईली रिलायबल, यानी काफी ज्यादा रिलायबल होनी चाहिए, वरना कस्टमर का पैसा फंस जाता है और चीज और बाहर नहीं आती, ठीक है। जीएसटी की बात कर लेते हैं बच्चों। जीएसटी का छोटा सा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को आया था। इसका मोटो था एक वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक सिंगल टैक्स होगा। इसकी कहानी क्या वो समझ लो। हमारी कंट्री में बच्चों पहले क्या था, 17 टैक्सेस थे और ना 23 एडिशनल टैक्सेस थे। एडिशनल टैक्सेस को हम सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जीएसटी लाने से पहले इन्होंने बोला कि हमारा एक कंट्री है और उसके अंदर इतने सारे टैक्सेस होने की जरूरत क्या है, तो इन्होंने बोला कि इन सारों को मिक्स करके एक सिंगल टैक्स बनाएंगे जिसको बोला गया जीएसटी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं एक पूरे कंट्री का एक टैक्स है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं 3, आपने इसको अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके कुछ एक फीचर क्या होते हैं, ये पूरे कंट्री का एक सिंगल टैक्स है। ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, यानी जैसे कि मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने गुड्स या सर्विसेज की आपको सप्लाई करी होलसेलर को, तो जैसे ही सप्लाई होती है ना बच्चों, वहां पे टैक्स लग जाता है। यानी परचेज का मामला नहीं है, आप ये मत सोचो कि हम खरीदेंगे तो टैक्स लगेगा, ना 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 ना, आपके पास जो चीज आई है ना वो ऑलरेडी टैक्स लग के आई है, ठीक है। अब ऐसे ही जब होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा तो ऐसे केस में वापस से सप्लाई हो रही है, वापस से टैक्स लग जाएगा। फिर जब रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तब वापस से सप्लाई हो रही है, वापस से टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो आगे ये बोल रहे हैं इंपोर्ट्स ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी अगर आप किसी आउटसाइड कंट्री से, मान लो यूएसए से माल मंगा रहे हो इंडिया के अंदर, ये जब माल आता है ना इस पे भी आईजीएसटी लगता है, ठीक है। तो जीएसटी के 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो कि सर ये स्लैब्स तो चेंज हो रही हैं, हाँ जी चेंज हो रही हैं, पर हमारे सिलेबस में यही कवर करेंगे हम, जब तक सीबीएसई चेंज नहीं करेगा हम भी चेंज नहीं करेंगे। आगे बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स और सेल्स को जीरो रेटेड सप्लाई बोला गया, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अभी नहीं करेंगे हम, जब सही टाइम आएगा ना एक्सपोर्ट के टाइम पे मैं तब कराता हूं इसको। आगे बोल रहा है पेमेंट्स वाया ऑनलाइन मोड्स एंड नेफ्ट आरटीजीएस कार्ड्स वगैरह होता है, यानी जब आपको जीएसटी सरकार को जमा कराना है ना तब आप नेफ्ट करा सकते हो सरकार को, आरटीजीएस कार्ड्स या नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप जीएसटी जमा करा सकते हो सरकार को। आगे बोल रहे हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एंश्योर्स कंपनीज पास ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, इसको समझना आखिरी टॉपिक है। हुआ क्या था, जिस टाइम ना जीएसटी आया ना तो जैसे कि डोमिनोज वगैरह के पिज्जा थे ना ये 10-10 रुपए सस्ते हो गए थे, ठीक है। अब सरकार को डर ये लग रहा था कि जो 10 रुपया सस्ता हुआ है ना, ये डोमिनोज या पिज्जा हट जैसी कंपनीज क्या करेंगी, पिज्जा का रेट 10 रुपए से बढ़ा देंगी। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर को जीएसटी का फर्क ही महसूस नहीं होगा। समझ में आई बात। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, अगर हम जीएसटी ला रहे हैं, आपको जीएसटी के कारण जो रेट कम हुआ है वो कस्टमर तक ट्रांसफर करना है, वरना आप पे अच्छे खासे कार्रवाई होती थी, कम मतलब काफी सारी पेनल्टीज लगती थी, ठीक है जी। इसी के साथ बच्चों हमारा होता है चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। मैं आपके वन शॉट्स रिकॉर्ड करना ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं, आपको पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के वन शॉट मिल जाएंगे। जस्ट अभी हमारे एक चैप्टर नंबर 11 बचा है, उसके बाद में हम वन शॉट्स डालना शुरू कर देंगे। इसी के साथ अगर चैप्टर में कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।